Assalamu alaikum viewers. Ninth class unit number 3 and the lecture number is 1 biodiversity. Biodiversity जो है वो bio means life and diversity means variation. Diversity यानी कि organisms का जो है वो living organisms का किसी स्पेसिफिक रीजन में किसी इकोसिस्टम में जो है वो डाइवर्स हो जाना, फैल जाना, ठीक है, ये डाइवर्सिटी कहलाता है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का जो टर्म है, ये जो वर्ड है, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बायो और डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है जी? स्पीशीज़ और मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान वैरायटी है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है ये एक मेजरमेंट है कि किसी भी इकोसिस्टम में मौजूद डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं, पॉपुलेशंस हैं, उनमें ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, उसकी मेजरमेंट को हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। ये जो है वो प्लांट्स की भी हो सकती है और एनिमल्स की भी हो सकती है। तो प्लांट्स की डाइवर्सिटी को हम फ्लोरा कहेंगे और एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी को हम फाना कहेंगे। तो ये जो फ्लोरा और फाना है ये डिपेंड करते हैं उस रीजन की क्लाइमेट पर, altitude, soil and the presence of other species। ये चार मेजर चीज़ें हैं जो कि फ्लोरा और फाना के लिए डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि इन ही चारों चीज़ों की वजह से बायोडाइवर्सिटी ने होना होता है, अदरवाइज नहीं होती। लेकिन ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये ज़मीन में मौजूद हर इलाके में एक जैसी नहीं होती। ट्रॉपिक्स रीजन्स जो हैं उनमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिचेस्ट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर फ्लोरा भी है, फाना भी है। जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ भी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, लेकिन रिचेस्ट नहीं, रिच ज़रूर है। लेकिन जो पोलर रीजन हैं उनमें सिर्फ जो है वो चंद ही स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो कि पोलर रीजन जो है वो बर्फ़ानी एरिया है, बर्फ़ानी इलाका है, तो वहाँ इतनी ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिजम्स जो है वो नहीं पाए जा रहे। तो जो बायोडाइवर्सिटी है जो ज़मीन पर इस वक्त मौजूद है, ये 4 बिलियन सालों की इर्तिकाई मंजिल का नतीजा है, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन बताया हुआ है लाइफ का, साइंस के लिए ये वेल नाउन तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेड एविडेंसेस मौजूद हैं कि जो 600 मिलियन सालों पहले से ही जो ज़िंदगी का आगाज़ है वो एक बैक्टीरिया, एक सिंपल जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुआ। वो जो बैक्टीरिया और जो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था, जिससे कि लाइफ का जो है वो आगाज़ हुआ है, लाइफ ओरिजिनेट हुई है। नेक्स्ट मैं चलूँगी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तरफ, कि बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों अहम है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंसानों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसानों को खाना मुहैया करते हैं। इसके साथ साथ ही जो है वो कुछ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में हमें ड्रग्स मिलती हैं, जो कि हम बायोलॉजिकल सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो जो ड्रग्स हैं वो लेते हैं। तो इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा मिकदार में हमें इंडस्ट्रियल मटेरियल भी मिलता है बायोडाइवर्सिटी से, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, फाइबर्स, डाइज, रेजन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर्स, ऑयल, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें प्लांट से डायरेक्टली मिलती हैं। हम इन सारी चीज़ों को प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेते हैं। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही अहम रोल है वो है जी मेंटेनेंस और मेकिंग इकोसिस्टम को बनाना और मेंटेन करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है बायोडाइवर्सिटी का। इसके साथ ही क्या है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो केमिस्ट्री है हमारे एटमॉस्फेयर की, उसको रेगुलेट करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है, उसके वाटर सप्लाई में। तो इसके साथ ही जो बायोडाइवर्सिटी है ये रिसाइकलिंग में भी बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिएंट्स की जब रिसाइकलिंग होती है तो जो प्लांट्स हैं वो चूँकि फर्टाइल सॉइल उनके लिए ज़रूरी होती है, अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, ज़मीन ज़रख़ीज़ नहीं होगी, तो पौधे ग्रो नहीं करेंगे, और अगर प्लांट्स ग्रो नहीं होंगी, फील्ड्स ग्रो नहीं करेंगी, तो हमें फूड भी जो है वो नहीं मिलेगी, बहुत कम मिकदार में मिलेगी। तो लिहाजा जो बायोडाइवर्सिटी है ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है, चूँकि न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल करेंगे तो ही प्लांट्स उन्हें इस्तेमाल में लाएंगे, तो फिर ही उनकी जो डाइवर्सिटी है वो मज़ीद इन्हेंस होगी।
नेक्स्ट टॉपिक है जी क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। तो क्लासिफिकेशन है, फिर क्लासिफिकेशन के मकासद क्या क्या हैं, क्या क्या उनके असूल हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दूंगी कि जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की इतने लार्ज कलेक्शन मौजूद है जो कि डिस्कवर्ड है और ज़मीन पर मौजूद है, ठीक है, ये हज़ारों मिलियन बिलियन सालों का नतीजा है। तो इस वक्त एनिमल्स की जो हमारे पास टाइप्स मौजूद हैं जिन्हें हम डिस्कवर कर चुके हैं, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं, तो वो 1.5 मिलियन टाइप्स हैं एनिमल्स की, ठीक है। इससे भी ज़्यादा हैं जिनको डिस्कवर किया जा चुका है, और 0.5 मिलियन टाइप्स हैं प्लांट्स की जिन्हें बायोलॉजिस्ट जो है वो अब तक जानते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम परसेंटेज है टोटल टाइप्स में से जितनी भी ज़मीन पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, ठीक है, जितने भी सरवाइव कर रहे हैं, ये उसमें से बहुत ही थोड़ी सी परसेंटेज है जो अब तक जो है वो जानी जा चुकी है, जिनके बारे में बायोलॉजिस्ट्स जानते हैं। लेकिन इसमें कुछ जो है वो बहुत ही सिंपल हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स यानी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, और बहुत ही जो सिंपल है वो बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर भी हैं कुछ। तो इसमें से कुछ जो जानवर हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो समुद्रों में रहने वाले हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ चलते हैं, उड़ते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अपनी जगह पर स्टिल हैं, वो मूव नहीं कर रहे होते हैं। तो हर एक का अपना अपना लाइफस्टाइल है, ठीक है, कि वो अपने अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से भी गुजार रहे हैं, हर एक जो है वो डिफरेंट है, किसी की भी जो है वो सिमिलरिटी नहीं है। किसी एक रीजन में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं वो एक स्पेसिफिक सिमिलरिटी रखते हैं, लेकिन उनका जो लाइफ है वो अपने अपने तरीके से, वो डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। जैसे कि उनका फूड गेट करने का वे होता है, ठीक है, इसी तरह वो क्या करते हैं कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन को अवॉइड करते हैं, ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां वो अच्छे तरीके से सरवाइव कर सके और अपने जैसे ही बच्चे भी पैदा कर सके, अपने ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस कर सके। तो ये सारी की सारी कंडीशंस हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी डाइवर्स किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी काइंड्स हैं जिनको हम जो है वो जानते हैं, लेकिन हर एक के बारे में, हर एक ऑर्गेनिज्म के हर कैरेक्टर के बारे में जानना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस कलेक्शन के लिए क्या किया है कि बायोलॉजिस्ट ने उन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि हम उनके कैरेक्टर्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें, ठीक है, उनके बारे में अच्छे तरीके से जान सकें। तो अब यहाँ क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है कि क्लासिफिकेशन जो है ये एक मेथड है जिसमें क्या किया है बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट एम्स की तरफ चलूँगी कि क्लासिफिकेशन के मकासद क्या है, क्या एम है। तो इस एम में सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो टैक्सोनॉमी की है, ठीक है। टैक्सोनॉमी में भी हम बिल्कुल यही करेंगे जो कि क्लासिफिकेशन में किया है, चूँकि ये बायोलॉजी की ब्रांच है टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन से लिंक्ड है इसका, तो इसलिए जो है वो इसको टैक्सोनॉमी का नाम दे दिया गया है। इसके साथ ही जो है वो एक और ब्रांच है सिस्टमैटिक्स। इस ब्रांच में ना सिर्फ ये जो ब्रांच है ये क्लासिफिकेशन से बिलोंग करती है, बल्कि जो ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसके बारे में भी हमें जो है वो बहुत सारी मालूमात देती है, और ये जो ब्रांच है ये सिस्टमैटिक्स कहलाती है। अब इन दोनों ब्रांचेस का जो एम है, जो मकसद है, वो ये है कि जी ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनको हम डिस्कवर कर चुके हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में कितनी सिमिलरिटी पाई जा रही है, कितने करैक्टर्स हैं जो डिफरेंट हैं, ठीक है। इन सब को स्टडी करना आसान है क्योंकि हमने ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। दूसरा अहम एम जो है वो ये है कि उन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो शुरू से ही, इब्तदा से ही जो है वो आपस में जो है वो इस स्पीशीज से मिलता जुलता है या उस ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है। तो उन दोनों के कैरेक्टर्स को स्टडी करना भी जो है वो इजी हो जाता है, इजी वे में हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में चलूँगी बेसिस की तरफ के क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है, क्या उसकी बेस है। तो जो क्लासिफिकेशन की बेस है वो है जी ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है, उस रिलेशनशिप
पर जो है वो इस क्लासिफिकेशन की बेस है। ये जो रिलेशनशिप है, ये खसूसियात के अंदर जो सिमिलरिटीज़ मौजूद हैं, उन सिमिलरिटीज़ की बना पर हम उसको फाइंड आउट करते हैं, हासिल करते हैं। ये जो सिमिलरिटीज़ हैं, ये उस ऑर्गेनिज्म की किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो है उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो उससे ताल्लुक़ रखती है, उससे रिलेटेड होती है। क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा क्लोज़ली सिमिलर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खसूसियात उनकी फिज़िकली भी कुछ करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मिलते-जुलते होते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल में यहाँ स्पैरो है, ठीक है? और यहाँ कहता है कि जो स्पैरो है ये पिजन से क्लोज़ली रिलेटेड है, ठीक है? चूँकि स्पैरो में भी बीक है, पिजन में भी है, स्पैरो में भी विंग्स हैं, पिजन में भी है, ठीक है? फीदर्स हैं, इसी तरह होलो लेग्स हैं, होलो बोन्स हैं स्पैरो में भी, पिजन्स में भी। तो ये कुछ करैक्टर्स ऐसे हैं जो क्लोज़ली रिलेटेड हैं और इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो क्लोज़ली रिलेटेड है, मिलती-जुलती है। लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े-मकोड़े हैं, ना तो वो स्पैरो से ही मिलते-जुलते हैं, ना ही पिजन से। तो उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी जो है वो सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो ये क्या है कि जो काफ़ी सारे बहुत से बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है, ताकि उनकी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, उनके डेवलपमेंट की स्टेजेस को स्टडी किया जा सके और उनके अंदर की जो सिमिलरिटीज़ हैं उनको देखा जाए। लेकिन जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसने जो है वो टैक्सोनॉमिस्ट्स को एक नई इन्फॉर्मेशन दे दी है। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए की बिना पर होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितनी तरह की खसूसियात पाई जा रही हैं या वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना डिफरेंट है। तो ये दोनों जो करैक्टर्स हैं उनको डीएनए के ज़रिए स्टडी किया जाता है और फिर उससे जो है वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में आइडिया हासिल किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो है वो बेसिस हैं क्लासिफिकेशन की।